वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। व्हाट एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी इज और बायोटेक्नोलॉजी के वेरियस एडवांटेजेस जो है वो ह्यूमन रेस को क्या क्या हुआ है। बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लूं कि एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी क्या है। जब बात करते हैं बायो की तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मीन्स इस तरह की टेक्निक्स जिससे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किसी भी तरह से फायदा करें, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके करें, चाहे माइक्रोब्स को यूज करके करें, जो हमारे काम आए। अभी अगर आप अपने आसपास देखो तो बायोटेक्नोलॉजी के कितने फायदे हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, एक्सरेज हैं, दवाइयां हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही असर है, ये उसका ही रिजल्ट है जो हमें मिला है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि फिजिक्स का ही कॉम्बिनेशन बायोटेक्नोलॉजी के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं नेचुरली जैसे कई किस्म के एंटीबायोटिक्स बने हैं, केमिस्ट्री भी बायो में मतलब कि लाइफ सेवर्स बन चुकी है। एंटीबायोटिक्स हो गई, दवाइयां हो गई, सर्जरीज हो गए, और सर्जरीज करने के अलग अलग तरीके। अब ये तो हो गए एक्सटर्नल या फिजिकल बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें इंटरनल की तो इंसान के बॉडी के अंदर उसके डीएनए के साथ भी छेड़छाड़ बायोटेक्नोलॉजी ने की है। अगर हम इंसान की बॉडी की बात साइड में रखें और बात करें कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि प्लांट्स, यू कैन इजीली मेक आउट कि एक लेमन से और एक ऑरेंज से मौसमी किस तरह से बना है। इसका मतलब कि साइंस ने कितनी अंदर एंट्री कर ली है, डीएनए के साथ भी छेड़खानी और जीन के साथ भी पंगे लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ह्यूमन बींग्स को ही हुआ है। वो चाहे किसी प्लांट का कोई मॉडिफिकेशन हो, या प्लांट के अंदर कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना हो, एनिमल के अंदर कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना हो, या खुद हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर किसी भी किस्म के ऑर्गन का इलाज करना हो या कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना हो, वो सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। इस छोटे से नटशेल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई मीन टू से कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो डीएनए की बात जरूर सामने आती है। किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर डीएनए डालने से उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके जीनोम में या उसके क्रोमोसोम के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी की जाए दूसरे का डीएनए डालकर, तो उस पर्सन के अंदर उस दूसरे पर्सन का डीएनए अपने आप बोलेगा, मतलब कि उसके अंदर अपने आप वो फीचर्स नजर आएंगे। इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में आपको याद होगा मेंडल का जब हम लोगों ने किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें हमने बात की थी मॉलिक्यूलर बेसिस की, उसमें हमने बात की थी रिकॉम्बिनेशन की, लेकिन वहां पर जो रिकॉम्बिनेशंस थे और ये जो रिकॉम्बिनेशंस है इसमें डिफरेंस है। वो रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग के थ्रू की गई थी, इसलिए मेंडल का जो नाम था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स में रखा गया। लेकिन यहां पर जो रिकॉम्बिनेशन होगी वो डीएनए और जीन्स की मदद से होगी। और इसमें सबसे पहले जिस पर्सन का नाम आया वो थे पॉल बर्ग। पॉल बर्ग ने पहली बार बैक्टीरिया को यूज किया और बैक्टीरिया के वेरियस स्ट्रेन्स को यूज करके डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटरफियर करवा के न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनाए। न्यू रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है एक नॉर्मल डीएनए, एक दूसरा डीएनए, और इन दोनों डीएनए की कॉम्बिनेशन से नए फीचर्स का आना। ये एक इजी काम नहीं था, क्योंकि दूसरे पर्सन के अंदर या दूसरे प्लांट के अंदर डीएनए डालना ही एक बहुत बड़ी बात थी, और उसके अंदर उसे मल्टीप्लाई करवाना बड़ी बात थी। इसके अलावा जिस ऑर्गेनिज्म से डीएनए निकालना है उसमें से वो डीएनए कहां से और कैसे निकाला जाएगा। अब तक की बायोलॉजी, ये फिजिकल बायोलॉजी आप लोगों ने अच्छी पढ़ रखी है, जेनेटिक्स भी आपने पढ़ा, और यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने डीएनए के अंदर एंट्री कर लेनी है कि डीएनए को सेल के अंदर से निकालना है, उसकी रिकॉम्बिनेशन किसी दूसरे डीएनए के साथ बनाना है, दोनों डीएनए को एक साथ जोड़ना है, और उसके बाद किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देना विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर। इस तरह से उस नए ऑर्गेनिज्म के अंदर ये न्यू डिफरेंसेस या न्यू डीएनए के फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये कैसे करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस जो है ये आज वाले लेक्चर में डिस्कस होगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी वर्क। इसके लिए टॉपिक के अंदर अब एंटर करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो फर्स्ट लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ बायोटेक, दैट इज how Paul Berg came up with the idea of bringing this DNA together। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉल बर्ग ने बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और इन बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स करके सबसे ज्यादा डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुई। और दो चीजें जो मैं यहां पर बार बार वर्ड्स यूज करूंगी,
रिकॉम्बिनेंट, खुद डीएनए, होस्ट एंड वेक्टर, जिसकी बॉडी से, चाहे वो कोई भी प्लांट हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, जिसकी बॉडी से डीएनए लिया जाएगा उसे हम होस्ट कहेंगे और जिसकी बॉडी के अंदर डाला जाएगा थ्रू अ वेक्टर, वेक्टर को हम व्हीकल कह सकते हैं, जो इस डीएनए को, इसके अंदर से डीएनए को उठाकर लेकर जाएगा। अब अगर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला गया है विल बी द एक्चुअल इफेक्टर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमने डीएनए का असर कराना है। और ये किस किस प्रोसेस से होगा इसे हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बार जो डीएनए, इस डीएनए का नाम ध्यान से देख लीजिए, एसवी जीन कहते हैं इसे। एक ऐसा जीन जो एक नॉर्मल डीएनए के ऊपर एग्जिस्ट करता था और इसका नाम है एसवी जीन। कई बुक्स में इसका नाम SV40 जीन भी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट एक्चुअली दिस SV40 जीन इज, इस जीन को यूज करके बैक्टीरिया के अंदर पॉल बर्ग ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और 1980 में, ईयर नोट करेंगे, 1980 में पॉल बर्ग को नोबेल प्राइज मिला था फर्स्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करने के लिए। और पहली बार जब इस तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर्म में आया तो पॉल बर्ग बन गए फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ध्यान में आपने ये रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है और पॉल बर्ग इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि उन्होंने एसवी जीन या SV40 जीन को यूज किया था बैक्टीरिया में और डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेशंस बनाए थे। अब क्या जरूरी है, ये रिकॉम्बिनेशंस बनाने के क्या तरीके हैं, किस तरह से किया जाता है। सभी बच्चों को पता है कि दो किस्म के रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल। हमें यह भी पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट या एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही किस्म का डीएनए आगे बढ़ता है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर 2 डीएनए फॉर्म्स विच कम टुगेदर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, दैट यू नो। तो ये दोनों अलग अलग डीएनए, जब आपका या जाइगोट का डीएनए बनता है तो वो भी तो एक किस्म का नेचुरल रिकॉम्बिनेंट है। इस तरह के रिकॉम्बिनेंट को बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज वन ऑफ द मेजर प्रोसेसेस जो ज्यादा से ज्यादा किया गया डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो 2 तरीके से था। नंबर 1 तो ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आनी चाहिए और इन सिलेक्टेड वेरिएशंस को आपने किसी प्लांट में डालना है। मैं जानती हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि मैंने क्या यूज किया, वेरिएशन वर्ड क्यों यूज किया यहां पर। बेटा ये एक नॉर्मल प्लांट है, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। अब मैं चाहती हूं कि इस प्लांट में जो पत्ते हैं वो थोड़े चौड़े हों, अदरवाइज इस प्लांट के पत्ते थोड़े कम चौड़े। मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपने नोट डाउन नहीं करना। सपोज मुझे इस प्लांट के एक फीचर के अंदर चेंज चाहिए, सपोज इसका लीफ हो गया या इसका फ्रूट हो गया, तो उसमें चेंज करवाने के लिए बार बार इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना तो इजी नहीं होगा पॉलिनेशन के थ्रू। अगर इसके अंदर हम डीएनए के साथ इसके जीन्स को, जो इन पत्तों को कंट्रोल करता है, इनको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, इनमें अगर हम मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल लीव्स विल बिकम बिग लीव्स। सभी बच्चों को मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि डीएनए की दूसरे बॉडी के अंदर इंट्रोडक्शन। तो पंगा ये है कि इसका तो खुद का डीएनए छोटे पत्ते दिखा रहा है। अगर हमारे पास कोई दूसरा जीन या डीएनए आ जाता है किसी दूसरे प्लांट से जो इसके क्लोज्ड वैरायटी से रिलेटेड है, तो हम इसके डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस करके इसमें भी चौड़े पत्ते प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं। हमें कोई ऐसा प्लांट होना चाहिए या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसका कोई बेटर फीचर आपको मालूम है, और इस बेटर फीचर को हमने इसमें इंफीरियर प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है। इस इंट्रोडक्शन के लिए डीएनए को कैसे लेके आया जाता है वही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो वेरिएशंस एक बार आ जाए तो हमारे पास 2 काम बचते हैं। एक बचता है जीन ट्रांसफर के, जीन आगे जाएगा कैसे, और दूसरा जीन क्लोनिंग। जीन अगर दूसरी बॉडी में एंटर कर गया तो अब उसको मल्टीप्लाई करके एक तरीके से उसके अंदर फोटोकॉपी करानी है। तो ये 2 मेजर स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, पहला जीन ट्रांसफर एंड दूसरा जीन क्लोनिंग। तो अगर आपको थियरी पार्ट में आ जाता है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो आपने ये जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग का ख्याल रखना है कि आपने इन दोनों को मेंशन जरूर करना है। और ये जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग करने के लिए डीएनए के पास खुद का भी मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज ये एक सेल का डीएनए है, क्लास में सभी बच्चे काफी समझदार हैं, उन्हें मैं याद करवाना चाहूंगी कि आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था।
अब आपको पता है कि जब भी सेल डिवीजन होना है या सेल ने डिवाइड करना है तो उसका डीएनए भी आगे आएगा, लेकिन अगर ये खुद का डीएनए आगे दे देगा तो इसके पास क्या बचा? इसके लिए जरूरी था कि डीएनए की रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस में रेप्लिकेशन वाला टॉपिक हमने किया था, जहां पर एक डीएनए आगे जाके एक स्ट्रैंड, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स हो गए थे और हमारे पास दो डीएनए एक ही डीएनए से आ गया था थ्रू टेम्पलेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यहां पर वही चीज हमने करनी है, जीन ट्रांसफर और जीन क्लोनिंग करनी है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दो नाम हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, दैट इज हर्बर्ट बॉयर, ये भी नाम नोट करेंगे आप लोग, और स्टैनले। हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहेन, ये वो दो लोग थे जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेवोल्यूशन ले आए थे। 1972 में इन्होंने पहले बैक्टीरियम को उठाया पॉलबर्ग के बाद, जिसका नाम था, अटेंटिव रहना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उठाई गई, ये इसकी क्वालिटी उठाई गई और ये जीन को मॉडिफाई करके रिकॉम्बिनेंट बनाया गया। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज अ बैक्टीरिया। आपको याद रखना है 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने पहली बार साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम की जीन एनकोडिंग की और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाया। अब सवाल ये उठता है कि इस जीन को आगे कैसे लेके जाया जाए और क्या कुछ जरूरी होगा इनके लिए। यहां पर बात करेंगे टूल्स की। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है तो हमें कौन सा सामान चाहिए? सामान कौन सा होगा? किसी एक बैक्टीरिया के अंदर से उसके डीएनए को उठाने के क्या तरीके होंगे और किस तरह से उन डीएनए को उठाया जाएगा और दूसरी बॉडी में लेके जाया जाएगा। तो सबसे पहले टूल की बात करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले जो टूल आपने यूज करना है, नाम अच्छी तरह नोट डाउन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। बेटा ये वो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने एक सेल के अंदर से उसके डीएनए को उसके क्रोमैटिन से अलग करना है और आगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करना है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस और एक्सोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस, जरा ज्यादा अटेंटिव रहना। इस वक्त मैंने आपको बताया एंडो एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के दो फॉर्म्स हैं जो डीएनए के सीक्वेंस को काटेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। यही रीजन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस को हम लोग मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को काटते हैं। मॉलिक्यूलर सिजर्स। सो व्हाट आर मॉलिक्यूलर सिजर्स? दीज आर दोज एंजाइम्स। सिजर का मतलब यहां पर कैंची है और ये कैंची का काम करेंगे, ये हमारे डोनर डीएनए को उठाकर उसके अंदर से हमारे मनपसंद जेनेटिक सीक्वेंस को उठाएंगे और ये जीन सीक्वेंस एक बार उठा लिया तो फिर इसे प्लाज्मिड्स के थ्रू हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। तो हमारा पहला टूल जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि दो टाइप्स के, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी बोलते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इनकी जब डिस्कवरी हुई तो पता लगाया गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, 3 टाइप्स, और उनका नाम रखा गया HIND1, HIND2 एंड HIND3। तो ये तीनों किस चीज के नाम हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के, जो एक्चुअली मॉलिक्यूलर सिजर्स हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा फंक्शनल देखा गया वो HIND2 था और सबसे पहले डिस्कवरी भी इसी की हुई थी। इसकी डिस्कवरी एक्चुअली ये एक ऐसा एंडोन्यूक्लियेज था जो 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया की मदद से निकाला गया। लेकिन सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर आपसे पूछा जाए कंपटीशन में भी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो आपने HIND2 ही बताना है। ये सबसे ज्यादा एक्टिव था तीनों में, टोटल 3 थे जिसमें सबसे पहले डिस्कवरी HIND2 की हुई। इसके बाद जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती चली गई, इन स्ट्रेन्स को और ज्यादा स्टडी किया गया और उसके बाद हमारे पास आज की डेट में ओवर 900 मॉलिक्यूलर सिजर्स मौजूद हैं। मैं इसको और ज्यादा वो कर दूं, इलैबोरेट, 900 एंडोन्यूक्लियेजेस आज के डेट में हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला जो था वो HIND2 ही था। इन एंडोन्यूक्लियेजेस को यूज करने से एक बहुत बड़ा फायदा हो गया था कि जेनेटिक सीक्वेंस में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को तोड़ना इजी हो गया था। ज्यादा इसे कंफ्यूज नहीं करूंगी, बेटर है कि एग्जांपल दे दूं। जिस ऑर्गेनिज्म में से, चाहे वो प्लांट है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है,
आपने डीएनए के सीक्वेंस को उठाना है। हर बच्चे को पता है कि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से होंगे? टेक एन एग्जांपल, मैं अपने मन से बता रही हूं, जैसे कि ए टी टी जी सी सी ए जी टी। समझ लो कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर से ये हमने जीन का सीक्वेंस निकाला है। क्या कहते हैं डीएनए के इस एक स्ट्रैंड को? इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। और जो इसका दूसरा होता है, दूसरा स्ट्रैंड, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मगर बेटा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमने सिर्फ इसी स्ट्रैंड को नोट करना है। दैट मीन्स ये एक किस्म का पासवर्ड हो जाएगा निकालने के लिए। अब एक बार आपने इस जीन को यहां से यहां तक काटना है, तोड़ना है दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए, तो उसके लिए आपको इस मॉलिक्यूलर सीजर की जरूरत है, दैट इज HindII की। एक बार ये HindII आपने यूज किया तो वो डिसाइड करेगा कि इसे काटना कहां से। अब ये डिसीजन किस बात पे डिपेंड करता है बेटा, अब वाले टॉपिक को और ध्यान से सुनेंगे। इस डीएनए के इस छोटे से सीक्वेंस को उठाने के लिए इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस उठाना है वो दोनों तरफ से सेम रीड होना चाहिए। जैसे कि जी ए टी टी सी। इसे जरा ध्यान से देखिए, GAATTC। ये 5-3' डायरेक्शन में डीएनए का एक ऐसा स्ट्रैंड का सीक्वेंस है जिसे अगर मैं उल्टा पढ़ूं, चलो जल्दी से इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं। बनाना जरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या है? A डबल बॉन्ड T एंड G ट्रिपल बॉन्ड C। इस रूल के हिसाब से G C का यहां पर G हो गया, यहां पर इसका A, ये अगेन A, ये हो गया T, ये T और ये C। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, GAATTC यहां को, और मैं उल्टा पढ़ रही हूं GAATTC। इसका मतलब डीएनए ऐसे जगह से उठाया जाएगा जहां पर दोनों तरफ वो सेम रीड होता हो। क्या मैं कह सकती हूं कि ये बिल्कुल उसी वर्ड की तरह है जैसा कि ये वर्ड है मलयालम। मलयालम वर्ड देखिए ध्यान से, मलयालम। इसे यहां को पढ़ूंगी तो भी सेम है, यहां को पढ़ूंगी तो भी सेम है। तो डीएनए के सीक्वेंस को ऐसे ही जगह से उठाया जाएगा जहां पर वो दोनों तरफ रीड करने पर सेम हो। सभी बच्चों को याद आ गया होगा क्या बोलते हैं इस तरह के सीक्वेंस को? इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों तरफ एक जैसे पढ़े जाते हैं। तो इसका मतलब मलयालम एक पैलिंड्रोम है। तो क्या डीएनए एक पैलिंड्रोम यहां पर नजर आ रहा है? हां जी है, मगर सॉरी यहां पर कोई पैलिंड्रोम नहीं है। ये अपनी मर्जी से बनाया हुआ रैंडम सीक्वेंस है। ऐसे सीक्वेंसेस पूरी बॉडी पे फैले होते हैं, और जहां पर वो उल्टा सीधा सेम पढ़ा जाए उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स इन्हीं पैलिंड्रोम को उठा लेते हैं और वहां से उस डीएनए के सेगमेंट को काट देते हैं। जहां से ये कटिंग होगी, इन दो कट एंड्स को हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। तो स्टिकी एंड्स वो जगह है, ये वाला भी स्टिकी एंड है, ये वाला भी स्टिकी एंड है, जहां से डीएनए के इस पैलिंड्रोम को काटा जाएगा। एक बार ये चीज अलग हो गई तो इस डीएनए के छोटे से सीक्वेंस को आपने किसी व्हीकल या वेक्टर के थ्रू किसी दूसरी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है। अब ये वेक्टर कौन होगा? कौन लेके जाएगा इस छोटे से टुकड़े को? कौन लेके जाएगा? इसे लेके जाने वालों के नाम, मतलब कि दूसरे जो टूल्स हैं, इसमें आ जाता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स एक्चुअली होते क्या, यहां मैं साइड पे बता दूं आपको अच्छी तरह याद है। सेल आपने पढ़ा था, सेल के अंदर न्यूक्लियस आपने पढ़ा था, सेल का अंदर का मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पर जो न्यूक्लियस था, अंदर न्यूक्लियोलस था, तो क्रोमैटिन नेटवर्क के टूटे हुए धागे जुड़कर क्रोमोसोम्स बना देते हैं, करेक्ट। और जो टुकड़े रह जाते हैं, जो क्रोमोसोम नहीं बनते, उन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो मैं कह सकती हूं कि प्लाज्मिड्स आर नथिंग बट स्कैटर्ड पीसेस ऑफ डीएनए। इन स्कैटर्ड पीसेस ऑफ डीएनए को यूज करके हम अपने डिजायर्ड डीएनए को दूसरी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। होस्ट बॉडी के अंदर प्लाज्मिड्स जाएंगे, कॉस्मिड्स जा सकते हैं, बैक्टीरिया को खा जाने वाले वायरसेस जा सकते हैं। क्या कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस को जो बैक्टीरिया खाते हैं? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं होता, ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। हम इन्हें भी यूज कर सकते हैं कि वो हमारे डीएनए के इस छोटे से सीक्वेंस को होस्ट बॉडी के अंदर पहुंचा सके। इसलिए ये जो इस वक्त मैंने चीजें लिखी हैं, इन्हें हम वेक्टर्स या व्हीकल्स कहते हैं, जो डीएनए के टुकड़ों को
अगली बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, फेजमिड्स, सेल ईटर्स को, सेल ईटिंग माइक्रोब्स को फेजमिड्स कहते हैं। ये फेजमिड्स, प्लाज्मिड प्लस बैक्टीरियोफाज इज अ फेजमिड। तो फेजमिड बनके भी डीएनए दूसरी बॉडी के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एक बार अंदर चला गया तो बस डीएनए की कॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, डीएनए डबलिंग स्टार्ट कर देगा और होस्ट बॉडी के अंदर डिजायर्ड बॉडी का सीक्वेंस हमें नजर आने लग जाएगा। फिर चाहे वो सेल के स्ट्रक्चर को बढ़ाना हो, चाहे वो नींबू और संतरे को मिला के मौसमी बनाना हो, चाहे वो पत्ते चौड़े करना हो, चाहे वो कैम्बियम बड़ा करना हो, जो भी फीचर आप दूसरे प्लांट के अंदर चाहते हो वो इनकी मदद से आगे चला जाएगा। इसीलिए इन्हें हम व्हीकल्स ऑफ क्लोनिंग कहते हैं। जीन ट्रांसफर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दो चीजें, देयर इज जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग। जीन ट्रांसफर अब तक मैंने आपको समझा दिया कि जीन कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे वो कटता है, कैसे टूल्स यूज होते हैं, कैसे एंडोन्यूक्लियेसेस काम करते हैं, पैलिंड्रम्स क्या होते हैं और किस तरह से इन पैलिंड्रम्स को यूज करके ये देखिए हम लोग डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंसेस को उठा लेते हैं। अब तक ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दो स्टेप कवर करवाने हैं आपने। वन इज जीन ट्रांसफर, अनदर इज जीन क्लोनिंग। सो टेक अ क्लोज लुक कि जीन ट्रांसफर के लिए क्या क्या किया गया। पहले जीन को काटा गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की मदद से। हमने बात की कि किस तरह हिन2 230 स्ट्रेन्स बाद में और आए। हिन2 सबसे फर्स्ट था। 900 जो आप लोगों के मॉलिक्यूलर स्ट्रेन्स निकाले गए, आगे बात करेंगे। इस तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस निकाला गया। नटशेल में इसे ध्यान से देख लीजिए। एक बार ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आ गए तो हमने इनकी मदद से जीन ट्रांसफर कर दिया। और वो कौन सी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम आती हैं और किस तरह से ये जीन ट्रांसफर होता है। अब सीजर तो आपको समझ में आ गया, कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर जो कटिंग का काम करा देता है, मॉलिक्यूलर सीजर जिसने एक्चुअली डीएनए के सीक्वेंस को तोड़ा। मगर अब इस सीक्वेंस को अंदर लेकर जाना है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास प्लाज्मिड्स आ गए। अब सवाल उठता है स्टेप 2 कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या सिर्फ डीएनए को अंदर फेंक कर ही क्या वो होस्ट बॉडी न्यू फीचर्स दिखाना शुरू हो जाएगा? नो। तो उसके लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, जिसके अंदर आपने नया डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे कि अगर आपके अंदर कोई नया डीएनए इंट्रोड्यूस कर दें तो आपकी बॉडी क्या असर करेगी? नहीं। उसका इफेक्ट कैसे होगा? जब वो आपके जीनोम में एंटर कर जाएगी या वो आपके क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाएगी। जब भी कोई जीन किसी दूसरे जानवर के या दूसरे प्लांट के क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाती है तो उस वक्त वो इस जीनोमिक सीक्वेंसेस का पार्टिसिपेंट हो जाता है और फिर बहुत आसान हो जाता है इस जीन के लिए अंदर जाके मल्टीप्लाई करना। और ये ट्रांसफर करवाने का काम अभी बात की, अभी हमने डिस्कस किया किस तरह हुआ और मॉलिक्यूलर सीजर्स ने ये काम कैसे किया। आगे बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट नाउ लेट अस कम टू द जीन क्लोनिंग एक्टिविटी। और ये जीन क्लोनिंग रेप्लिकेशन के थ्रू होगी, इसके अलावा और क्या करना होगा? एक बार सीजर ने ये काटने का काम कर दिया तो अब जोड़ने के लिए हमें ग्लू भी तो चाहिए, अंदर जाके जोड़ना भी तो है। एग्जाम्पल देखना बेटा, आपको लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सपोज ये एक डीएनए है, एक्स डीएनए, और इस डीएनए के एक पीस को या इसका एक छोटे से जीनोमिक सीक्वेंस को उठाकर हमने रिप्लेस कराना है। प्रॉब्लम ये रिप्लेस कराना है हमने वाई जीन से। तो सपोज मैं कहती हूं 1 2 3 4 5, ये एक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है और यहां से मैंने 1 2 3 4 5 उठा के डालना है। उसके लिए इस हिस्से को काटना होगा। मतलब कि अगर आपने अपने घर में कोई खिड़की बनवानी है तो कुछ ईंटें तो निकालोगे ना। उसी तरीके से यहां पर इस विंडो को क्रिएट करने के लिए, ताकि मैं इस नए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड को इंट्रोड्यूस कर सकूं, तो यह जरूरी है कि इसे तोड़ा जाए। इसे तोड़ने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स तो मेरे पास है, मगर इसे तोड़ने के बाद इस नए सीक्वेंस को इसमें जोड़ने के लिए मुझे ग्लू चाहिए। अब ग्लू वो फेविकॉल तो हो नहीं सकता, लेकिन यहां पर जो फेविकॉल होगा उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ध्यान से देखिए,
अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर ग्लू थे तो मॉलिक्यूलर सीजर्स ये थे, तो मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है? डीएनए लाइगेज। लाइगेज टू लाइगेट इज टू ज्वाइन, लाइगेट करना जुड़ना हो गया, तो डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू है। इन्होंने इस टुकड़े को यहां पे फिट करना है। एक बार ये जीनोमिक सीक्वेंस का हिस्सा हो जाएगा तो ये अपने फीचर्स इस एक्स में दिखाना शुरू हो जाएगा और हमारी रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। डीएनए लाइगेज ने एक बार ये काम कर दिया, तो क्या डीएनए लाइगेज के अलावा और भी कुछ है जो ये ग्लू का काम कर देंगे? डीएनए लाइगेज दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, चाहे वो ए टी हो चाहे वो जीसी हो, इनके बीच में जोड़ने का काम करता है, ग्लूइंग का काम करता है। और ये ग्लूइंग के काम को हम कहते हैं कि क्या काम किया है, क्या बनाया है? अटेंटिव रहना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज? इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स। एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और ये एंजाइम T4 डीएनए लाइगेज है। T4 डीएनए लाइगेज, ये नाम जरूर नोट करेंगे सभी बच्चे। ये T4 क्यों का? क्योंकि ये एक फाज से निकाला गया है जो T4 है उसका नाम। अब क्लास में सभी बच्चों को पता है कि व्हाट इज अ फाज। फाज इज अ वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया। तो T4 इज अ फाज और इसके अंदर से हमने ये डीएनए सीक्वेंस निकाला है, इसी ने हेल्प किया है, इसी ने डीएनए लाइगेज बना रहा है। एज, एनी वर्ड एंडिंग विद एज इज एन एंजाइम। तो डीएनए लाइगेज साफ समझ में आ रहा है, कोई एंजाइम है जो ज्वाइनिंग कराएगा। ज्वाइनिंग किसमें कराना है? नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज? तो आपने याद रखना, डीएनए लाइगेज हेल्प इन लाइगेटिंग। लाइगेटिंग मीन्स हेल्प्स इन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। और इनके बीच में ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऐसे। ये बना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कहां से आया? T4 डीएनए फाज से, इसलिए इसका नाम T4 डीएनए लाइगेज या अकेला डीएनए लाइगेज भी हो सकता है। और इसने ग्लूइंग का काम करना है। तो अब तक हमें मॉलिक्यूलर ग्लू भी पता चल गया और लाइगेज भी पता चल गया। और आगे चलेंगे, क्या इसके अलावा और कोई चीज मदद करती है? यस। एक बार डीएनए लाइगेज अंदर जाके डीएनए को तोड़ चुका, उसके बाद उस डीएनए, टूटे हुए डीएनए ने नए डीएनए के साथ ज्वाइनिंग करना है होस्ट के अंदर और रिकॉम्बिनेशन बना लेना है। मैं कहूंगी कि रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया है जी, अब क्या करना है? इसकी क्लोनिंग। वो कैसे होगी? वो होगी थ्रू पॉलीमराइजेशन। नाउ व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? व्हाट इज अ मोनोमर? व्हाट इज अ मोनोमर? मोनोमर होता है सिंगल यूनिट। व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉलीमर होता है लंबा यूनिट, n नंबर्स, बहुत सारे। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन होता है इस अकेला मोनोमर को जिसके अंदर आपने रिकॉम्बिनेशन कराई है, अब इसके मल्टीपल यूनिट्स बनाने हैं, मल्टीपल। और वो मल्टीपल यूनिट्स किस प्रोसेस से होगा? थ्रू पॉलीमराइजेशन। आपको बता दूं, पॉलीमराइजेशन के लिए भी तो एंजाइम चाहिए और हमारे पास वो एंजाइम है और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। कितना आसान हो जाता है याद करना। बेटा ध्यान से देखना, जब उसे तोड़ना था तो एंजाइम का नाम था डीएनए लाइगेज, तो डीएनए तो लगेगा ही ना सबके साथ। और अब इसी चीज की अगर आपने पॉलीमराइजेशन करानी है तो नाम फिर डीएनए पॉलीमरेज हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन, पॉलीमराइजेशन डीएनए ने कराना है, तो डीएनए तो सबके साथ लगेगा ही। पॉलीमराइजेशन इज एन इवेंट एंड पॉलीमरेज इज एन एंजाइम। अभी मैंने बोला एनी वर्ड एंडिंग विद एज विल बी एन एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज ने पॉलीमराइजेशन करानी है। यहां पर एक बंदे की बात जरूर हम करेंगे, ए कॉर्नबर्ग। जब भी डीएनए पॉलीमरेज की बात होती है इस बंदे की बात जरूर होती है, ए कॉर्नबर्ग। इस पर्सन ने हमें 1956 में 3 किस्म के डीएनए पॉलीमरेजेस की डिस्कवरी बता दी। इन्होंने बताया कि डीएनए पॉलीमरेज एक नहीं, दो नहीं, 3 है। और उनका नाम कैसे रखा गया? डीएनए pol.1, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड सिमिलरली डीएनए pol3। इनमें से जो सबसे ज्यादा एक्टिव था वो डीएनए pol3 है, वेरी एक्टिव, और इसी को बार बार सारे प्रोसेसेस के लिए यूज किया गया। बाकी के जो 2 पॉल थे वो एक्टिव तो थे, मगर एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया में या ई कोलाई में सबसे ज्यादा एक्टिविटी डीएनए pol3 की देखी गई। इसीलिए सबसे ज्यादा जब भी ये पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है तो इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि डीएनए pol3 ही लिया जाए।
बच्चों कंफ्यूज मत होना, जब एंडोन्यूक्लियोसिस की बात हो रही थी तो HIN2 वाज द फर्स्ट टाइप विच वाज डिस्कवर्ड और इसी को यूज करना है। बच्चे इन दो नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव स्टाइल नीट में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे भूल जाते हैं कि ये इसके साथ 2 था कि 3 था। हिन का आपने 2 यूज करना है और पॉल का आपने 3, दैट इज डीएनए पॉल 3 यूज करना है। और अब इनकी सेपरेशन, ये जितने भी डीएनए के मॉलिक्यूल्स अब हमने निकाले, पॉलीमरेज ने तो मल्टीप्लाई करवाना है, स्ट्रैंड को लंबा करते जाना है, छोटे से स्ट्रैंड को लंबा करना है, पॉलीमराइजेशन करानी है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक लंबा स्ट्रैंड डीएनए का आ जाएगा। मगर अब वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो आपने डोनर की बॉडी से निकाले, उसको अब हमने सिलेक्ट करना है कि होस्ट की बॉडी में कौन से डीएनए जाएंगे। इसकी सिलेक्शन करने के लिए हमें एक टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि हमारे पास डीएनए के बड़े छोटे टुकड़े आ गए हैं और हमें अब उसमें से सिलेक्ट करना है कि डीएनए के कौन से टुकड़े अब हमने होस्ट की बॉडी में डालने हैं। हमारे पास बहुत बड़ा सीक्वेंस आ गया है, पॉलीमर का सीक्वेंस आ गया है, तो अब आपने डीएनए के बड़े छोटे टुकड़ों को सेपरेट करना है। क्योंकि ये सेपरेशन जेल की मदद से होगी, इसलिए इस प्रोसेस का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 1937 में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात पहली बार की गई। बाद में इसके अंदर चेंजेस लाए गए और उसके बाद टिजेलियस नाम के बंदे ने, नाम जरा ध्यान से नोट करेंगे, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो टिजेलियस की डिस्कवरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि अगर टिजेलियस ना होते तो उन्होंने कैसे बताना था ये चीज। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज मोर एंड मोर टेक्निक्स टू सेपरेट द ब्रोकन पीसेस ऑफ डीएनए। और डीएनए के इन टुकड़ों को किस तरह से ब्रेक किया गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के साथ। और अटेंटिव रहेंगे किस तरह से टिजेलियस ने डीएनए के बड़े छोटे टुकड़ों को अलग किया। ये जो मैंने प्लेट ले रखा है बेटा, इस वक्त एक इलेक्ट्रिक प्लेट है जिसके अंदर जेल मौजूद है। और ये जेल किससे लिया गया है, ये जेल लिया गया है एक खास किस्म के एक्रेलिन से, इसीलिए इसका नाम है पॉली एक्रेलिन जेल, जिसे आप एगेरोज भी कहते हो, क्योंकि एगेरोज जेल यूज हुआ है, पॉली एक्रेलिन जेल PAGE, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम पॉली एक्रेलिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज पेज भी कहते हैं। फिर से देखेंगे, पॉली एक्रेलिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, बड़े छोटे फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना। एगेरोज जेल को आपने इस प्लेट के अंदर भर लेना है। एगेरोज जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के अंदर से इन डीएनए ने दौड़ते हुए निकल जाना है। क्लास में मैं सभी बच्चों को यह चीज बता दूं कि डीएनए खुद एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। तो अगर डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कह रही हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने इसको सब्जेक्ट करना है। तो डीएनए के बड़े और छोटे पीसेस इस तरह से लिए जाएंगे। अब सिलेक्शन होंगी, कौन से वाले पीसेस आगे जाएंगे, कौन से वाले नहीं जाएंगे, इन पीसेस की सिलेक्शन होगी। अटेंटिव रहना। सबसे पहली जो एक्टिविटी करनी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन डीएनए को हमने एगेरोज जेल में डिप कर देना है। डिप करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते ही नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ना शुरू कर देगी। एक बार बड़े छोटे पीसेस यहां पर पहुंच जाए तो ऑब्वियसली हल्के वाले पहले पहुंचेंगे। हल्के पीसेस के पहुंचते ही हमने इसकी स्टेनिंग करनी है। स्टेन करने के बाद इन्हें हमने यूवी रेडिएशन के साथ इसको एक्सपोज कर देना है और हमारे पास ऑरेंज कलर के बैंड्स ऑफ डीएनए आ जाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के इस प्रोसेस को ठीक 2 मिनट के बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स एंड टेक अ क्लोज लुक एट वॉट एवर हैज बीन डन सो फार। इस प्रोसेस को जरा ध्यान से देखिए। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद विद द सेम टॉपिक। थैंक यू। वेलकम बैक। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस की, किस तरह से एक डीएनए किसी बॉडी से या किसी ऑर्गेनिज्म से हम लोग निकालकर उसी के फीचर्स को रिपीट करवा देते हैं दूसरी बॉडी के अंदर और रिकॉम्बिनेंट्स बना देते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये बहुत बड़ा बून है कि कहीं ना कहीं हम लोग रिकॉम्बिनेंट्स बनाने में इतने सक्सेसफुल हो गए हैं और डीएनए की रिपीटेशन करवा के हम किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन किसी प्लांट में या किसी एनिमल में करवा देते हैं। इससे ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर या उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर हमें मॉडिफाइड फॉर्म्स मिल जाते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात और करेंगे। जिस तरह से पैथोजन आपने सुना हुआ है, व्हाट इज अ पैथोजन, हम बात करते हैं पैथोजन की, तो पैथोजन किसी ऐसी चीज को कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब को कहते हैं जो बीमारी कॉज करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी वालों ने इस चीज को सोचा कि अगर पैथोजन एक शरीर से दूसरे शरीर पर बीमारी लेके जा सकता है तो वो बीमारी किस फॉर्म में लेके जाता होगा? कोई बैक्टीरिया ले जाता होगा, कोई वायरस ले जाता होगा, कोई दूसरा पैथोजन ले जाता होगा। लेकिन जो भी चीज जा रही है, किसी एक बंदे से बैक्टीरिया दूसरे बंदे में जा रहा है, तो वो बैक्टीरिया का जीनोम भी तो साथ ही जा रहा है, उसका डीएनए भी तो साथ ही जा रहा है। तो इस चीज पर दिमाग लगाया गया कि अगर बीमारी जा सकती है तो जीन भी तो जा सकता है। और इसी चीज को मन में रखकर एक खास किस्म का ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया उठाया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो ट्यूमर कॉज कर देता है डाइकोटिलिडन प्लांट्स में। और डाइकोटिलिडन प्लांट्स में ये ट्यूमर कॉज करने की वजह से किसी दूसरे प्लांट में ट्यूमर हो जाने की वजह से हमारे पास सेल्स का गुच्छा आ जाता है। अब ये मैंने क्या बोला, इसको मैं ऐसे समझाती हूं आपको। सपोज किसी इंसान की बॉडी के ऊपर कोई ट्यूमर हो जाए तो आप किस तरह से डील करते हो? ओ माय गॉड, इसकी बॉडी पे ट्यूमर हो गया, दिस इज अ ट्यूमर, ही इज इल, ही इज सिक, बीमार है, ट्यूमर है, ये पता नहीं क्या गले पे हो गया उसके। लेकिन अगर इसी तरह का ट्यूमर टमाटर के ऊपर हो जाता है तो आप खुश हो जाते हो, वाह जी, जुड़े हुए टमाटर मिल गए, 2 टमाटर मिल गए, या जुड़े हुए केले मिल गए, या कोई जरूरत से ज्यादा बड़ा आपको कोई वेजिटेबल मिल गया। वो उसकी बीमारी है, पर वो आपके लिए बीमारी नहीं है, आपके लिए तो साइज बड़ा आ गया उसका। कोई 2-3 टमाटो आपस में जुड़े हुए, एक टमाटो के ऊपर एक और टमाटो है, तो आपके लिए वो एक बड़ी चीज होती है कि वाओ 2 टमाटोज। बट यू विल नेवर से कि इसको ट्यूमर हो गया, ये टमाटर नहीं खाना। व्हाट आई मीन टू से, मेरा कंसेप्ट क्या है कहने का, कि साइंस कहती है कि अगर बीमारी आगे जा सकती है तो डीएनए भी जा सकता है। और इसीलिए बीमारी को कॉज करने वाले माइक्रोब को उठाया गया। और बीमारी को कॉज करने वाले माइक्रोब नॉर्मली फाज हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और इस माइक्रोब को उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाला गया। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वालों के सामने एक चैलेंज आ गया। वो कहते हैं कि अगर हम किसी डीएनए को एज अ पैथोजन किसी दूसरी बॉडी में डालें तो इस बात की क्या गारंटी है कि फीचर ही जाएगा, बीमारी भी तो जा सकती है। इसीलिए इस पैथोजन की स्टडी इस तरह की गई कि ये पैथोजन दूसरी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई भी करे और बीमारी भी ना कॉज करे, मतलब दोनों फायदे हमारे ही हों। और ऐसे पैथोजेंस जिसके ऊपर से ये बीमारी वाला फैक्टर, दैट मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर, पैथोजेनिक फैक्टर निकाल दिया गया, ऐसे पैथोजन को कहते हैं डिसआर्म्ड। आर्म्ड पैथोजन जो अंदर जाके बीमारी कॉज करेगा, डिसआर्म्ड पैथोजन जो बीमारी नहीं कॉज करेगा मगर मल्टीप्लाई जरूर करेगा। इस तरह बायोटेक्नोलॉजी ने इन दोनों फायदों को अपनी तरफ किया। अब डायग्राम में इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्ट्रक्चर एक बार देख लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि डिसआर्म कैसे हुआ। कमिंग बैक टू इलेक्ट्रोफोरेसिस अगेन, इलेक्ट्रोफोरेसिस जहां पर डीएनए की सेपरेशन हुई, और सेपरेशन कुछ इस तरह से हुई। प्लेट के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, इस प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सब्जेक्ट कर दिया गया और एगेरोस जेल अंदर पोर्स वाला लिया गया। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा प्लेट बनाकर दिखा रही हूं जहां पर हमें यह पता लग जाता है कि बीच में पोर्स बने हुए हैं। डीएनए के बड़े छोटे टुकड़ों को लेना है, बिग एंड स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए हैव टू बी टेकन, और पतले पीसेस भी होते हैं डीएनए के। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते ही नेगेटिवली चार्ज डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, इस तरह से। ऑब्वियसली जो हैवीएस्ट डीएनए है वो पीछे रह जाएगा एंड द स्मॉलर वंस जो हल्के हल्के हैं, साइज में छोटे हैं, वो आगे दौड़ते नजर आएंगे। तो हमारे पास सबसे एंड में सबसे पतले डीएनए आ गए। एंड में भारी वाले यहां रह गए, थोड़े कम पतले यहां पर है आगे। इसी तरह के करते करते द लाइटेस्ट डीएनए एंड द स्मॉलेस्ट हमें राइट तरफ मिलेगा और हैवीएस्ट वाले इस साइड रह जाएंगे। एक बार ये डीएनए की फिल्टरिंग हो गई है थ्रू इन पोर्स में से, ये फिल्टर हो गए,
तो फिल्टर होने के बाद ये कभी नजर नहीं आएंगे जब तक आप इसे स्टेन नहीं करोगे। स्टेन करने के लिए अब जरा अटेंटिव हो जाइए, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव स्टाइल में कि डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टेन करने के लिए क्या यूज किया गया। तो आपने याद रखना इथिडियम ब्रोमाइड वाज यूज्ड, ये नेक्स्ट स्टेप था। और स्टेनिंग करने के बाद ये आपको विजिबल हो क्लियरली, इसलिए यू हैव टू एक्सपोज इट टू यूवी रेडिएशन। इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशन के साथ आपने इसको एक्सपोज कर देना है, तो तब कहीं जाके आपको ऑरेंज कलर के डीएनए नजर आएंगे। ऑरेंज कलर्ड बैंड्स you will be able to see DNA बैंड्स। चलो जी, एक बार सिलेक्शन हो गई तो अब आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो कौन से डीएनए यूज होंगे, कौन से डीएनए यूज नहीं होंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टिजेलियस ने दिया था 1937 में, और इन्होंने ये चीज बताई थी कि किस तरह से आप माइग्रेशन ऑफ डीएनए करा देते हो। माइग्रेशन मीन्स यू हैव टू माइग्रेट द हेवियर डीएनए एंड द स्मॉलर लाइटर डीएनए, और लाइटर डीएनए को स्टेन करके ऑरेंज कलर के बैंड्स उठाकर इन्हें सिलेक्ट करके इसकी रिकॉम्बिनेशन आपने होस्ट बॉडी में बनानी है। आगे चलेंगे, वेक्टर्स ने ये काम किया, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की तीनों टाइप के वेक्टर्स की, और वो सबसे पहले वेक्टर्स हमने बोले प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ डीएनए, ये भी अभी भी बात बताई मैंने आपको। मगर प्लाज्मिड की अगर बात होगी तो डब्ल्यू हेज एंड जे लीडरबर्ग की जरूर होगी। ये दोनों के नाम नोट करेंगे प्लाज्मिड के साथ। डब्ल्यू हेज एंड जे लीडरबर्ग इन 1952 इन्होंने पहली बार प्लाज्मिड्स की डिस्कवरी करके ये बताया कि इसे हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। ये नेचुरली अकर करता है, ये बैक्टीरिया से भी निकल आएगा, ये यीस्ट से भी निकल आएगा। यीस्ट और बैक्टीरिया दोनों से निकाले जा सकते हैं, और फिर आप इन्हें यूज कर सकते हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। अब कई किस्म के ऐसे प्लांट्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। यहां पर कई किस्म के प्लाज्मिड्स को आप एक ही बार यूज करते हो, क्योंकि ये एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही कॉपी शो करते हैं। लेकिन यीस्ट और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होने वाले कई ऐसे प्लाज्मिड्स आज भी हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं जो अराउंड 1 से लेके 100 कॉपीज एक सेल के अंदर बना देते जाते ही। मैं बता रही हूं कि मैं क्या बोल रही हूं आपको, कि अगर इस प्लाज्मिड के ऊपर मैं एक डीएनए लगा देती हूं जो मैंने होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करना है, तो वो उसके अंदर कम टाइम में कम से कम 100 कॉपीज बना देता है डीएनए का ही। यही तो हम चाहते हैं, जीन क्लोनिंग इसी को तो कहते हैं। तो प्लाज्मिड्स की कैपेबिलिटी है कि 1 से 100 भी बना देंगे, 1 to 100 कॉपीज पर सेल भी बना देंगे। और इनका एक फायदा यह भी है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन नहीं किया उन्हें डिस्कार्ड करना और रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करना। दूसरे किस्म के वेक्टर्स आते हैं बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा व्हाट इज अ बैक्टीरियोफाज। नाम सुनने से लग रहा है कोई बैक्टीरिया होगा, नो वेज। जब मैं बैक्टीरियोफाज की बात करूं तो वो बैक्टीरिया है ही नहीं, फाज है। व्हाट इज अ फाज? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया खाता है उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और बैक्टीरियोफाज आगे जाके बीमारी कॉज करते हैं, आपको पता है। लेकिन यहां पर अभी मैंने आपको कहा कि हमने इसे डिसआर्म करके यूज कर लेना है। बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स ये भी यूज हुए गए, मगर ये इनके जैसे काम नहीं करते थे। बैक्टीरियोफाज वेक्टर्स कैसे काम करते हैं? इनका काम है लाइटिक पाथवे फॉलो करना। फिर से मैं बता रही हूं, नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लाइटिक पाथवे इज फॉलोड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने बताना है बैक्टीरियोफाज फॉलोज लाइटिक पाथवे। नाउ व्हाट एक्चुअली लाइटिक पाथवे इज? बैक्टीरियोफाज आपने जिस सेल के अंदर डाला ना, हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरियोफाज हमारा डीएनए अंदर लेके चला गया, तो ये इनकी तरह नहीं काम करेगा, फोटोकॉपी नहीं करेगा, नहीं। ये बैक्टीरियोफाज अंदर जाके बर्स्ट कर जाएगा और नेबरिंग सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा। इस तरीके से हमारा डीएनए नेबरिंग सेल्स में चला जाएगा। मतलब करवानी तो बीमारी ही है, मतलब कह लो कि इस करवानी तो डिवीजन ही है, क्लोनिंग ही है, मगर तरीका ये नहीं अपनाया जाएगा। इसका पाथवे है लाइटिक पाथवे, इसका पाथवे है पॉलीमरिक पाथवे, कि इसने तो पॉलीमराइजेशन करनी है और 1 से 100 कॉपीज बना देनी है, और इसने जो पाथवे फॉलो करना है वो है लाइटिक पाथवे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मिड्स में से और बैक्टीरियोफाज में से और अदर वेक्टर्स में से वो कौन से वेक्टर्स हैं जो लाइटिक पाथवे फॉलो करते हैं, मतलब कि सेल आसपास के सेल्स को परेशान करना या आसपास के सेल्स को बर्स्ट करके अपना डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करवा देना,
ये लाइटिक पाथवे इज फॉलोड बाय बैक्टीरियोफाज, दैट इज द वायरसेस दैट ईट अप द बैक्टीरिया। और अदर वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास बेटा दो किस्म के अदर वेक्टर्स हैं। अदर वेक्टर्स में आ जाता है YAC एंड BAC। ये कौन है? ये है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आई रिपीट, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। और ये है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये अदर वेक्टर्स में आ जाते हैं। इन्हें भी कई प्रोसेसेस में हम यूज कर लेते हैं। जहां पर आपके डीएनए का 40 kb लेंथ होता है, वहां पर आप इस तरह के बड़े वाले भी यूज कर लेते हो। इसके अलावा ये 3 किस्म के जो कॉस्मिड्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, वो यूज किए जाते हैं। आगे चलेंगे हम, ये क्लोनिंग वेक्टर्स किस तरह से होते हैं और ये किस तरह से रिकॉग्निशन साइट को पहचान लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स की, इन क्लोनिंग वेक्टर्स की अगर हम बात करें, इन क्लोनिंग वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कई किस्म के मल्टीप्लिकेशंस करवाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। अभी मैं वो वर्ड यूज कर रही हूं, ये देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्या है ये? ट्यूमिफेसियंस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक है, बीमारी कॉज करता है। इतना खतरनाक है ये कि डायकॉट प्लांट के अंदर अगर ये बैक्टीरिया घुस जाए तो ये उनके पत्तों के बीच में अगर फ्लावरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर एक किस्म का डिवीजन करवा के क्राउन गॉल्स बना देता है। गॉल्स बना देता है मतलब एक किस्म का ट्यूमर बना देता है। कई किस्म के डायकॉट प्लांट्स के अंदर इस तरह के गॉल्स बना देता है, मतलब कि बीमारी कॉज कर रहा है। क्या है इस बैक्टीरिया का नाम जो ये इतना खतरनाक काम कर देता है? उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब हमें चाहिए इस एग्रोबैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया का डीएनए हमें चाहिए। अगर हम इसका डीएनए यूज करें, इसका प्लाज्मिड यूज करें, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, प्लाज्मिड आर ब्रोकन पीसेस ऑफ डीएनए। अगर हम इस डीएनए का टुकड़ा भी यूज कर लें तो हमें एक ऐसी चीज मिल जाती है, एक ऐसा डीएनए मिल जाता है जो मैं किसी हेल्दी प्लांट में भी डालूंगी ना तो उसमें भी ये क्राउन गॉल्स बन जाएंगे। हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करने पर भी मुझे ऐसे क्राउन गॉल्स मिल जाएंगे। तो आप सोचोगे फिर ये ट्यूमर हम हेल्दी प्लांट में क्यों कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर प्लांट में किसी किस्म का कोई ट्यूमर हो जाता है तो हम उसके नंबर ऑफ सेल्स को यूज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि सेल्स बढ़े। बढ़ते हुए सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? बढ़ते हुए सेल्स को ट्यूमर कहते हैं। तभी आप कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर। और प्लांट में भी तो फिर ट्यूमर ही हुआ, इसीलिए हम इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। वर्ड पर जरा ध्यान देना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्लास में मैं हर बच्चे को बता दूं, इंड्यूसिंग का मतलब है टू फोर्स, इंड्यूस कराना, फोर्स कराना कि करो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से आपने टी और इसके पैरों की तरफ आपने छोटा सा आई लिखना है, टीआई प्लाज्मिड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन में या नीट के पेपर में टीआई प्लाज्मिड से रिलेटेड आता है तो आप ये सोच में मत पड़ जाना कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या है। टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ही है, इसी की बात हो रही है। ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड एक बार हेल्दी प्लांट में एंटर कर जाएगा तो उसके अंदर भी क्राउन गॉल्स बना देगा। तो हमें क्या फायदा होगा? हमारे पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा आ जाएंगे और इस तरह से हम बहुत सारे डीएनए को यूज कर लेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि हम सेल नंबर इंक्रीज करने के लिए, डीएनए नंबर इंक्रीज करने के लिए, ट्यूमर स्पेशली अपनी तरफ से ट्यूमर कॉज करने के लिए इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से कई किस्म के प्लांट बने, बैंगन वगैरह, कईयों में कॉटन में किया गया, बैंगन में किया गया और कई किस्म के अलग अलग प्लांट्स में करके टीआई प्लाज्मिड की यूटिलिटी को सामने लाया गया। डीएनए की इस तरह से फ्रेगमेंट्स बनाकर हम इसकी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करके इस किस्म के प्लाज्मिड्स को आगे टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इन्हीं को आगे हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस वाज यूटिलाइज्ड। सोच भी नहीं सकते बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया भी कभी बायोटेक्नोलॉजी के काम आ सकता था, तो आ जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे काम की चीजें ही दिए। देखिए बैक्टीरिया को किस तरह से यूज कर लिया गया। अब अगर इस तरह के वेक्टर्स यूज किए गए तो क्या इनका कोई एडवांटेज मिला? बहुत सारा एडवांटेज मिलता है प्रोसेसेस में, और इन प्रोसेसेस को किस तरह से यूज किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की, तो कौन से काम हो गए? डीएनए निकाल लिया गया जी मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, डीएनए जोड़ लिया गया डीएनए लाइगेज के थ्रू, फिर उसके बाद क्लोनिंग की गई पॉलीमरेज के थ्रू, फिर उसके बाद हमने सेपरेशन की इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। स्टेप्स देखिए कैसे एक के पीछे एक है। फिर उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद सिलेक्टेड डीएनए को होस्ट बॉडी में डाल दिया। ये देखो होस्ट बॉडी में डालने के बाद ट्यूमर इंड्यूस कर दिया, वो भी कर दिया। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप होना चाहिए कि क्या ये पैथोजन जो डिसआर्म हो चुका है, मतलब कि अब ये बीमारी नहीं कॉज करेगा, इसको ऐसे पैथोजेनिक वे में यूज करते हैं? नहीं, हम इसके कौन से ऐसे स्टेप होते हैं जहां पर हम डीएनए के इस फ्रैगमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं? तो बेटा इसके लिए हम लोग करते हैं पीसीआर। सबके दिमाग में आ रहा है पुलिस कंट्रोल रूम, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ये पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? व्हाट इज इट? नाम से समझ में आ रहा है एंजाइम यूज होगा, चेन लंबी की जाएगी रिएक्शन में, किसकी? डीएनए की। और वो होगी कैसे? ऐसे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सीक्वेंसेस को आपने लेना है और तीनों अलग अलग सीक्वेंसेस को यूज करना है। ये रहा मेरे पास वो डीएनए जो तैयार होकर आ गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये हमने एम्पलीफाई करना है। क्लास में सभी को पता है एम्पलीफाई का मतलब है टू मेक लार्ज, बड़ा करना। एम्पलीफिकेशन करनी है, बड़ा करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब जिस रीजन की आपने एम्पलीफिकेशन करनी है उसके लिए इस पीसीआर को फॉलो करने के लिए हमें 3 स्टेप अपनाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका स्टेप है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन डीनेचरेशन में क्या किया जाता है? इसमें जो टारगेट डीएनए है ना आपका, उसे गर्म करना है, मतलब उसे हीट करना है। और हीट कितना करना है? 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे पहुंचा देंगे। इतनी हीट पर इन दोनों डीएनए के धागों को, दैट इज टेम्पलेट को और कॉम्प्लीमेंट्री को, अलग अलग होना पड़ेगा। टेम्पलेट और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सेपरेट आउट हो जाएंगे। सेपरेट आउट होने पर ये रहा मेरा टेम्पलेट और ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री। चलो मैं यहां पर एक छोटा सा ना डॉट लगा देती हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। अब मुझे अपना चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यहां पे स्टार्ट करना है और अपने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को यूज करना है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज दिस? बेटा मोनो मीन्स 1, बाय या डाई मीन्स 2, उस तरह से ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना। ओलिगो का मतलब यहां पर फ्यू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स माने जाते हैं। फ्यू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स यहां पर हमने यूज करना है इस डीएनए के साथ, मेरे टी डीएनए के साथ। ऐसे ये पहुंच गए, इसी की एम्पलीफिकेशन होगी। अब इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमने दूसरे सीक्वेंस के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनवानी है। अब इस जुड़ने को क्या कहेंगे? एनीलिंग। सेकंड स्टेप इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का पहला स्टेप डीनेचरेशन था, दूसरा था एनीलिंग। इसमें 2 केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को आपने यूज करना है और आपने इनको वही फिट करना है जो इस डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर यहां पर ए टी जी सी टी ए है तो हमारा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड उसी हिसाब का होगा, टी ए सी जी ए टी, इस तरह से। अब इस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्लास में हर बच्चा ध्यान से सुनेगा। एक्सटेंशन का प्रोसेस तो हो नहीं सकता, उसको करवाने के लिए जैसा कि मैंने कहा एंजाइम चाहिए। बिल्कुल सही। तो एक्सटेंशन कराने के लिए एनीलिंग के बाद हमारा अगला स्टेप एक्सटेंशन का होगा और इस एक्सटेंशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए और उस एंजाइम का नाम है पॉलीमरेज। आप सोचोगे मैम हर एक का पॉलीमरेज कैसे हो गया? अब यहां पर जो पॉलीमरेज है वो हम एक नए बैक्टीरिया से लेकर आएंगे और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। वर्ड को ध्यान से देखिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से हमने ये पॉलीमरेज नाम का एंजाइम खींचना है। इधर एंजाइम आपके हाथ में आया, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को अपने मल्टीप्लाई करवा के एक्सटेंशन करा देनी, काम खत्म हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि थर्मस एक्वाटिकस में से आपने ये एंजाइम निकाला है, इसीलिए इसे कहूंगी थर्मस का टी उठा लो, एक्वाटिकस का ए और क्यू उठा लो, तो अब मेरे पास नाम आ जाता है टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो नेक्स्ट टाइम बेटा आप ये किसी भी बुक में, हेल्थ बुक में, एनसीईआरटी में कहीं पर भी ये वर्ड टैक सुन लो तो समझ जाओ ये दो अलग अलग वर्ड है। टी टैक, टी मतलब थर्मस, ए क्यू मतलब एक्वाटिकस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लो आप। तो टैक डीएनए पॉलीमरेज ने एक्सटेंशन कराने में मदद करनी है। इन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ने ये चीज अब लंबी होती चली जाएगी और यहां पर एक्सटेंशन हो जाएगी। एक बार ये एक्सटेंशन हो गई तो मेरे पास 5-3 डायरेक्शन वाला डीएनए अब 3-5 डायरेक्शन में भी मौजूद हो गया और मेरा डीएनए एक्सटेंड हो गया है थैंक्स टू टैक डीएनए पॉलीमरेज। बेटा इस तरह से ये पीसीआर के अगर आप 30 साइकिल्स कंप्लीट करो एक्सपेरिमेंट में, तो 30 साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद जो आपके 2 डीएनए एम्पलीफाई होकर आएंगे, ये रहे आपके एम्पलीफाइड डीएनए, और ये कितना होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। इससे आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि एम्पलीफिकेशन का रेंज देखिए आप कहां से शुरू हुए और 30 साइकिल्स कंप्लीट करते ही अराउंड 1 बिलियन टाइम्स जो है आपको डीएनए, बढ़ता हुआ डीएनए मिल जाएगा। इस पूरे रिएक्शन को हम पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था ये, इसलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि यहां पर हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को यूज करने के बाद पीसीआर में डालना है। एक बार पीसीआर के अंदर आपने इसे डाल दिया, आपको याद होगा फर्स्ट स्टेप लिगेशन, मॉलिक्यूलर सीजर, ग्लू, काटने के बाद उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इलेक्ट्रोफोरेसिस बड़े छोटे डीएनए आपके पास आ गए, बड़े छोटे डीएनए आने के बाद उसे पीसीआर में डाला, पीसीआर के अंदर हो गई उसकी एम्पलीफिकेशन, ठीक है। और एम्पलीफिकेशन करते ही 30 साइकिल्स कंप्लीट किया, 1 बिलियन टाइम्स आपका डीएनए रेडी हो गया। अब आप इसको जैसे मर्जी अलग अलग प्रोसेसेस में यूज कर सकते हो। एक बार बेटा ये डीएनए आपके पास रेडी हुआ तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप विल बी इसकी, इस न्यू डीएनए की, इस एम्पलीफाइड डीएनए की मार्केटिंग और इसके बड़े बड़े कल्चर्स प्रोड्यूस करना। अब मार्केटिंग तो तभी करेंगे जब कल्चर्स प्रोड्यूस होगा, और इसके लिए आप यूज करते हो बायोरिएक्टर्स। आपके सिलेबस में 2 किस्म के बायोरिएक्टर हैं, लेकिन पहले आपको बता दूं व्हाट एक्चुअली बायोरिएक्टर इज। बायोरिएक्टर इस किस्म के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कहते हैं जो एक कंटेनर के अंदर आप एंजाइम्स, ह्यूमन सेल्स और कोई भी इस तरह की चीजें ले लेते हो, या प्लांट सेल्स ले लेते हो, ईस्ट ले लेते हो, जिनकी मल्टीप्लिकेशन करवाकर आपने प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाना है। दिस इज टू गेट द प्रोटीन कंटेंट। प्रोटीन को आपने डीएनए को यूज करके प्रोटीन कंटेंट में कन्वर्ट करना है। अब बायोरिएक्टर के अंदर इतने किस्म का आपने स्टफ डाल दिया है, बायोलॉजिकल मटेरियल डाल दिया गया है, और इसके अंदर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, कल्चरिंग करनी है। 2 किस्म के बायोरिएक्टर आपके सिलेबस में है, पहला सिंपल और दूसरा स्पार्ज टाइप। स्पार्ज में झाग बनता है, सिंपल में नहीं। इसमें नॉर्मल चर्नर है, इसमें काफी कॉम्प्लेक्स चर्नर यूज करते हैं, और इसमें ऑक्सीजन की इनटेक करने के बाद इन सेल्स की डिवीजन करवा दी जाती है। मतलब प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। याद कितना रखना है आपने? याद इतना रखना है कि इन बायोरिएक्टर्स के अंदर आपने प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है। आपने अपने एम्पलीफाइड डीएनए को इसमें यूज करके इसी प्रोटीन कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाकर उसकी कल्चरिंग करनी है। कल्चरिंग करने के बाद आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। अब वो मार्केटिंग करने के लिए ये हमें जरूरी होता है कि इसको कैसे यूज करें। एक बार ये प्रोटीन कंटेंट बायोरिएक्टर, सिंपल और स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर के अंदर जब ये चीज रेडी हो जाती है, कंटेंट रेडी हो जाता है, तो इसको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन करने के टाइम पर कई किस्म के या कह लो कि जो नॉन वायबल डीएनए है उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं,
और वायबल डीएनए जो आगे जाके यूज हो जाता है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद उसकी कल्चरिंग करके स्लाइड्स बना लिए जाते हैं। इन स्लाइड्स में इसे डालकर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ, इसके डाउन स्ट्रीमिंग कहते हैं। डाउन स्ट्रीमिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप स्लाइड्स बनाते हो, इनकी प्रिजर्विंग करते हो, इन डीएनए को प्रिजर्व करना है दवाई लगाकर, ठीक है, इनकी प्रिजर्वेशन करते हो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। प्रिजर्वेशन करने के बाद इन्हें ब्रांड्स देके, इन्हें यूज करके आप इन्हें बायोटेक्नोलॉजी में और ऑर्गेनिक कल्चरिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को इसे बेचना है, यूज करवाना है कि हमने ऐसा डीएनए बनाया और ये फायदे करेगा। तो इससे इसकी मार्केटिंग करने के बाद इसे यूज किया जाता है, कमर्शियलाइज किया जाता है। सो दिस इज हाउ इन योर होल चैप्टर वी डिड कि एक डीएनए को निकालने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने तक की सारी एक्टिविटीज अभी अभी हमने देखा। एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, फॉर्मुलेशन इसकी करो और इसकी कमर्शियलाइजेशन करने के बाद इसे यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम ध्यान रखें कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने कौन सी चीजें देखी कि किस तरह से डीएनए कमर्शियलाइजेशन पर्पसेस के लिए यूज हुआ, तो क्या जो इसकी एक्टिविटी है, क्या जो डीएनए की एक्टिविटी है, उस डीएनए की एक्टिविटी में हम लोगों ने सिर्फ इसको एज अ प्रोटीन ही यूज करना है? नहीं, हम इन डीएनए को जीन गन की मदद से सेल्स में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और ये जीन गन को हम कहते हैं बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक्स का मतलब है जीन गन। व्हाट इज अ जीन गन? जीन गन एक इस तरह का डिवाइस है जिसे आप यूज करते हो अपने नए बने हुए रिकॉम्बिनेंट को, यहां से फायरिंग पिन होती है उसमें, फायरिंग पिन, और इसके अंदर अपना नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हो इसके अंदर। ये इसकी स्पीड कम करने के लिए अंदर एक इस तरह का फोल्ड दिखाया हुआ है और उसके बाद नीचे जो स्लाइड में पड़ा होता है वो होते हैं आपके टारगेट सेल्स। ये वो सेल्स है जिसके अंदर आपने अपने डीएनए को बिना वेक्टर को यूज किए, जस्ट इमेजिन, सीधे डीएनए इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक बार डीएनए इस प्लेट के ऊपर गिर गया तो अंदर ऑलरेडी मौजूद टारगेट सेल्स जो हैं उसके ऊपर डीएनए की रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी, टारगेट सेल्स। यहां पर फायरिंग पिन है। इस सेटअप को हम बायोलिस्टिक्स या जीन गन कहते हैं। With the help of gene gun, you can easily introduce without using vectors or plasmids. You can directly use the DNA, which comes in full speed, and it comes and attacks your target cells. क्या ये DNA ऐसे अलग से DNA बनकर आएंगे? No. These DNA are coated with lead. They are coated with lead. Sometimes they are coated with silicone, so as to attack the target cells. This is how biolistics actually works. अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी अब इजी लगेगी, आपको डिजायर्ड प्रोटीन भी इजी लगेगा, पीसीआर भी आपको इजी लगेगा, ठीक है, बायोलिस्टिक्स भी अब आपको इजी लगेगा कि किस तरह से ये अलग अलग प्रोसेसेस डीएनए रिकॉम्बिनेशन में यूज किया गया। आप लोगों ने जो चीजें नहीं भूलनी है वो ये है कि डीएनए की रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपने वेरियस स्टेप्स कौन से यूज किए। इसमें अलग अलग किस्म के पॉलीमरेजेस आपने यूज किए, डीएनए पॉल 1, 2, 3, ठीक है। इसमें आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस यूज किया, हिंद 1, 2, 3, जिनमें ये हिंद 2 जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ। इस पर मैं इतना जोर इसलिए लगा रही हूं, बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। डीएनए पॉल से रिलेटेड आ जाते हैं। सबसे एक्टिव डीएनए 3 था, कॉर्नबर्ग ने ये चीज बताई। थोड़ी अगर हम रिविजन करें तो फिर इसके बाद once these all steps are completed and once the target cells are achieved, you can easily introduced in the replication process of DNA. और replication process अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक बार आपने डीएनए की जहां पर रेप्लिकेशन हो रही है, याद रखना बेटा, ये अगर आपका क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर अगर आपके बॉडी के अंदर डीएनए इंट्रोड्यूस कर दे तो आपके क्रोमोसोम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर क्रोमोसोम पर लोकेटेड जो जीनोमिक सीक्वेंस है उसके अंदर अगर ये नया डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है, इन प्रोसेसेस के थ्रू इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो रेप्लिकेशन के सारे स्टेप्स के दौरान ये डीएनए, नया डीएनए भी जबरदस्ती रेप्लिकेट हो जाएगा। न्यू डीएनए विल बी ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपने देखा था, ठीक है, एक्टिवेशन देखी थी,
अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स देखा था आपने डीएनए में जो होगा, अनवाइंडिंग के बाद एक्टिवेशन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। एक बार एक्टिवेशन हो गई तो एक्टिवेशन के बाद बेस पेयरिंग होगी। आपको याद होगा इस वक्त मैं आपको स्टेप्स रेप्लिकेशन के बता रही हूं जो यहां पर भी यूज होना है। बेस पेयरिंग यहां पर इस न्यू डीएनए को यूज करते हुए, बेस पेयरिंग के बाद इलोंगेशन होगी। बस यही वो जगह है जहां पर आपका न्यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए इलोंगेट हो जाएगा और पीसीआर कर देगा। एक बार इलोंगेशन हो गई तो बस आपका जो भी फीचर है दूसरे प्लांट का या दूसरे एनिमल का वो इस न्यू ऑर्गेनिज्म में आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर था, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन होल ऑफ द पार्ट विल अकर। दैट इज ऑल विद योर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि किस तरह से आपने बायोटेक्नोलॉजी को वेरियस जगह पर अप्लाई किया। इनको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए यू कैन डायल दिस नंबर 6280839498। यू कैन आस्क फॉर क्वेरीज, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।